उसमें कैसा और किस रूप में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पहले उसका अध्ययन कर लें। उसके बाद फिर सेकंड के अंतर्गत देखें तो प्राचीन भारत से मात्र 5 राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी पर मजबूत पकड़ लें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने CGL 3 यानी ग्रेजुएट लेवल की कंबाइंड वैकेंसी निकाल दी है, जिसमें कुल रिक्तियां 2187 हैं। तो वहीं सचिवालय सहायक की लगभग 1387 सीट है और बाकी अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। इसकी तैयारी आप कैसे करें, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए पिछले CGL 1 और CGL 2 में, और कैसे आप पढ़ाई करें, ये सारी बात हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल स्टडीज़ के विशेषज्ञ समीर सर। हम उनसे जानते हैं कि आप किस तरह से तैयारी करें। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. सर, CGL 3 की वैकेंसी आ गई है। सचिवालय सहायक की एक बड़ी वैकेंसी है, लगभग 1387 सीट के लिए है। तो लड़के अब किस तरह से अपने आप को तैयारी करें, कैसे वो सब्जेक्ट वाइज तैयारी करें, ये सारी चीज़ें उनको आप अपनी तरह से बताएं सर। देखिए, तैयारी का जो तरीका होता है वो 2-3 स्टेज से गुजरता है। सबसे पहला, जिस एग्ज़ाम को हम देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम के नेचर के बारे में जान लेना चाहिए कि अब तक जो भी एग्ज़ाम इससे संबंधित हुआ है। अब बिहार SSC में अब तक जो है CGL का 2 एग्ज़ाम हुआ है, एक वर्ष 2011 में नए सिलेबस के मुताबिक और दूसरा जो है वर्ष 2015 में। वर्ष 2015 में विद्यार्थियों की संख्या अधिक थी तो इसलिए इसको 2 पार्ट में बांट करके लिया गया था। एक हुआ था 16 फरवरी 2015 को और दूसरा हुआ था 23 फरवरी 2015 को। तो ये जो 3 एग्ज़ाम हुआ मतलब CGL 1 और 2 दोनों का अगर देखें तो दोनों को मिला करके 3 एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहला जो स्टेज होना चाहिए तैयारी का वो यह होना चाहिए कि हम इसका सिलेबस देखें और उसके बाद उस सिलेबस के मुताबिक इस तीनों बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कैसा और किस रूप में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पहले उसका अध्ययन कर लें। उसके बाद फिर सेकंड स्टेज में हम लोग ये तैयारी करें कि अब हमको कौन सा बुक्स पढ़ना है, कहाँ जाके पढ़ना है, ये तैयारी करें। और फिर लास्ट में जो थर्ड स्टेज होता है कि कितना हम प्रैक्टिस सेट करें, कहाँ से करें, या जो है सो किस चैनल का सहारा लें। तो ये 3 स्टेज में बांट करके हम लोग को जो है अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो जैसा कि हम बात शुरू करें कि जो पहला CGL हुआ 2011 में, तो इसमें क्या है कि 150 क्वेश्चन रहता है, 150 प्रश्न। 150 प्रश्न में जो इसने सिलेबस दिया है वो पहला है कि आपका GS का एक पार्ट होगा, दूसरा जो पार्ट होगा वो साइंस और मैथ का पार्ट होगा, और तीसरा जो पार्ट होगा वो मेंटल एबिलिटी मतलब मानसिक अभिरुचि बोलें या जो है रीजनिंग बोलें। ये 3 पार्ट में यह है आपका पीटी के एग्ज़ाम का पेपर बटा हुआ रहेगा। अब इस तीनों पार्ट में उसने अनुमानतः जो रखा है अंकों का बंटवारा वो 50-50 का है। मतलब कि जो है 50 प्रश्न आपका समान अध्ययन GS से पूछा जाएगा, 50 प्रश्न साइंस और मैथ को मिला करके पूछा जाएगा, और 50 प्रश्न जो है आपका मेंटल एबिलिटी मानसिक अभिरुचि या रीजनिंग से पूछा जाएगा। लेकिन यह जो है 50-50 का बंटवारा यह कोई जो है निश्चित लकीर खींचा हुआ नहीं है। अगर हम 3 एग्ज़ाम जो हुआ है तीनों का विश्लेषण करें तो लगता है कि 2-4 क्वेश्चन कम ज़्यादा इस तीनों पार्टों से पूछा जाता रहा है। तो अब अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, ख़ास करके CGL के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा जो समस्या खड़ा होता है लड़कों को वो जनरल स्टडी के पेपर में होता है। जनरल स्टडी के पेपर का जो सिलेबस है मोटे तौर पर वही सिलेबस है जो किसी भी एग्ज़ाम का में होता है। कहने का मतलब हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, उसके अलावा करेंट है, उसके बाद मेंस या मिसलेनियस है। तो ये सारा जो है पार्ट इसमें है। तो अब अगर हम देखें कि 2011 में
जो है किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा गया सामान्य अध्ययन जीएस के अंतर्गत। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 2011 में अगर हिस्ट्री के अंतर्गत देखें तो प्राचीन भारत से मात्र 5 क्वेश्चन पूछा गया है और मध्यकालीन भारत से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया और फिर आधुनिक भारत मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका मतलब है कि 2011 में हिस्ट्री से कुल मिलाकर के 13 प्रश्न पूछा गया। 13 में से सबसे ज़्यादा 8 प्रश्न आधुनिक भारत से और उसके बाद 5 प्रश्न प्राचीन भारत से और मेडावल हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं। उसी ढंग से अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का क्वेश्चन जो 2011 में था मात्र 3 क्वेश्चन पूछा और फिर इकोनॉमी में अगर देखें तो इकोनॉमी में क्वेश्चन नहीं था। और फिर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में पूछ दिया था इसने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इसने पूछा करंट अफेयर्स का। और फिर बिहार से रिलेटेड क्योंकि जो सिलेबस है सामान्य अध्ययन में उसमें ये लिखा हुआ है कि उनके स्वाधीनता आंदोलन में बिहार का योगदान। तो स्वाधीनता आंदोलन में बिहार का जो योगदान रहा है इसका मतलब है कि फ्रीडम मूवमेंट हमको बिहार का पढ़ना है। तो यहाँ से भी 4 क्वेश्चन जो है रहा था, मिसलेनियस 4 क्वेश्चन रहा था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 2011 में जो पहला सीजीएल हुआ उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से रहता है, उसके बाद जो है आपको करंट अफेयर से रहता है और तब फिर भूगोल से रहता है। भूगोल से 6 क्वेश्चन पूछा था। तो ये आपका 2011 का हो जाता है। फिर 2015 में जो 2 पार्ट में करके सीजीएल 2 में जो लिया उसमें जो 16 फरवरी 15 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्राचीन भारत से केवल 1 क्वेश्चन पूछा, मध्यकालीन भारत से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन आधुनिक भारत से 13 क्वेश्चन पूछ दिया। तो मतलब क्या है कि 16 फरवरी 2015 को जो हुआ उसमें आपको 14 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जिसमें सबसे ज़्यादा आपको मॉडर्न हिस्ट्री से 13 क्वेश्चन रहा। और उसके बाद जो है फिर पॉलिटी से 8 क्वेश्चन यह पूछ देता है, भूगोल से 10 क्वेश्चन पूछ देता है, इकोनॉमी से 3 क्वेश्चन है, करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन है, बिहार से क्वेश्चन नहीं है और मिसलेनियस 9 क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये है सीजीएल 2 का पहले स्टेज में पूछे गए प्रश्नों का। मिसलेनियस से मतलब सर? मिसलेनियस का मतलब है कि जो कुछ अस्थाई टाइप का कुछ जीएस से रिलेटेड होता है, जनरल नॉलेज का, जैसे कि सबसे बड़ा पुल कौन है बिहार में, या फिर जो है कोई संस्थान जो भारत का है वो आप जैसे मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कौन हुई, मिस वर्ल्ड इस टाइप का, पहली मिस वर्ल्ड कौन है इंडियन, तो इस टाइप का जो होता है वो आपको जो है मिसलेनियस माना जाता है। या कोई संस्थान है जैसे कि आपको एटॉमिक रिसर्च सेंटर भारत का कहाँ है, इस टाइप का जो है वो मिसलेनियस माना जाता है। तो ये जो है सीजीएल 2 का पहला स्टेज का पूछा गया प्रश्नों का बंटवारा था। फिर सीजीएल 2 का जो दूसरा स्टेज का एग्ज़ाम हुआ 23 फरवरी को, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि प्राचीन भारत से केवल 2 क्वेश्चन पूछता है, मेडावल से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आधुनिक भारत से वो 4 क्वेश्चन पूछ देता है। तो इस तरह से सीजीएल 2 का जो सेकंड स्टेज का क्वेश्चन था उसमें हिस्ट्री कम पूछा और जो पूछा वो मोटे तौर पर मेडावल ये मॉडर्न हिस्ट्री है, इन मेडावल तो है ही नहीं और प्राचीन भारत केवल 2 है। फिर पॉलिटी देखते हैं, पॉलिटी सबसे ज़्यादा पूछ दिया, 17 क्वेश्चन इसने पूछ दिया यानी जैसो आपको। उसके बाद भूगोल से 8 क्वेश्चन पूछ देता है, इकोनॉमी से केवल 1 क्वेश्चन पूछता है, करंट अफेयर से 12 क्वेश्चन पूछ देता है, बिहार से 13, मिसलेनियस से 6 और फिर जो है इस तरह से ये क्वेश्चन का बंटवारा रहता है। तो अब अगर ये तीनों एग्ज़ाम का हम लोग मोटे तौर पर एक संक्षेप में बात करें तो यह है कि जनरल स्टडी, ये पहला जो सीजीएल हुआ उसमें जनरल स्टडी से 50 प्रश्न पूछा, साइंस में 24 क्वेश्चन था और मैथ रीजनिंग का 76 क्वेश्चन था। इस तरह से 150 क्वेश्चन था। और जो दूसरा सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो 16 फरवरी को हुआ था उसमें जीएस का 51 प्रश्न था, साइंस से केवल 17 क्वेश्चन था और मैथ रीजनिंग से 82 प्रश्न था। और सीजीएल 2 का जो सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम था उसमें जो है जनरल स्टडी से 53 क्वेश्चन था, साइंस से 18 क्वेश्चन और मैथ रीजनिंग से 76 क्वेश्चन था। तो इस तरह से प्रश्नों का बंटवारा। और साइंस का जो क्वेश्चन होता है जो 24-25 के आसपास हम लोग देख रहे हैं कि ये लगातार पूछ रहा है,
तो साइंस में देखा गया है कि इस तीनों एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वो क्वेश्चन जो पूछा है वो फिजिक्स में पूछा है, और फिजिक्स के बाद जो बचता है तब वो बायोलॉजी से पूछ रहा है, केमिस्ट्री से नहीं के बराबर जो है सो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें कि हमारी तैयारी का अब आगे क्या रास्ता हो सकता है इन सारे प्रश्नों का विश्लेषण करने के बाद, तो इसका मतलब है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इन मेडावल पर को हम तैयार कर भी सकते हैं, समय मिला तो, या नहीं तो नहीं भी तैयार कर सकते हैं। बाय द वे हो सकता है कि 3 एग्ज़ाम में नहीं पूछा, आने वाले एग्ज़ाम में कुछ पूछ दे 1-2 क्वेश्चन, लेकिन अभी तक ट्रेंड है कि मेडावल से उसने नहीं पूछा। उसी तरह से एंशिएंट को हल्के फुल्के ढंग से देख लेना चाहिए, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को काफ़ी बेहतर तरीके से देख लें। और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद जो है सो भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी पर मजबूत पकड़ बना लें, और इंडियन पॉलिटी के बाद फिर आकर के करंट अफेयर्स पर जो पकड़ बनाएं, और करंट अफेयर्स के बाद भूगोल पर पकड़ बना लें। इकोनॉमी आप नहीं भी तैयार करते हैं तो काम चलेगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमी से पूछा है। तो ये जो 4 पार्ट है जनरल स्टडी के अंतर्गत, मतलब हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स और भूगोल, इस पर मजबूत पकड़ बना लें। और उसके बाद फिर साइंस का जो पार्ट है, साइंस में सबसे ज़्यादा फिजिक्स पर, और फिजिक्स के बाद बायोलॉजी पर। केमिस्ट्री अगर नहीं भी तैयार करते हैं तो काम चलेगा, या हो सकता है समय मिल जाए तो आप केमिस्ट्री को भी देख लें, क्योंकि अब तक नहीं पूछा तो हो सकता है कि आगे 1-2 क्वेश्चन पूछ ले। तो इस तरह से तैयारी का ये हमारा रणनीति होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम है उसका जो क्वेश्चन है देखने के बाद पता चलता है कि बिहार एसएससी किस पार्ट पर ज़्यादा फोकस करता है क्वेश्चन पूछने के लिए, और इसी नज़रिए से हमारी तैयारी होनी चाहिए। अब आता है फिर कि कौन सा बुक्स पढ़ें या ना पढ़ें। तो सबसे पहले तो अगर आप एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ लेते हैं क्लास 11 तक, तो आपको दूसरा बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। खास करके जो साइंस में क्वेश्चन पूछ रहा है 24-25 के आसपास, वो जो है हाई स्कूल लेवल का जो है सो साइंस रहता है। 11 तक का मतलब सर 6 टू 11 अगर एनसीईआरटी का पढ़ लेते हैं तो साइंस का आपका काम चल जाएगा। और वही हालत हिस्ट्री वगैरह का भी है। तो अगर एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ लें ढंग से तो हमारे समझ से आपका काम चल जाएगा, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और उसके बाद जो बिहार का योगदान है कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा, इससे रिलेटेड बुक्स अगर देखना है तो इम्तियाज़ अहमद सर का और उसने डॉक्टर रजनीश कुमार का एक बुक्स आता है बिहार एक परिचय, उसमें आपको राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। उसको देख लें तो बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो आपका सोल्व हो जाएगा। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. अब आता है बात की प्रैक्टिस सेट आप जैसे कहाँ से करेंगे। तो पहले तो आप एनसीईआरटी पढ़ लें, बुक्स पढ़ लें, और उसके बाद जो है तब प्रैक्टिस सेट पर उतरें। प्रैक्टिस सेट अगर आपको देखना होगा तो संदर्भ प्रकाशन का बीएसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट आता है, उसको आप देख लेंगे, वो बेहतर आपके लिए काम कर जाएगा। और जहाँ तक है कि आपकी मदद के लिए हम ये बता दें कि आप लोगों के मदद के लिए हमारा खुद अपना यूट्यूब चैनल है समीर क्लासेज पटना। हम बहुत पहले शुरू किया था, लेकिन जैसा कि जानते हैं कि हम लंबे समय से बीमार रहे, तो इसके चलते हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। लेकिन हो सकता है कि अब 10-15 दिन में जब हम पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे तो हम अपने YouTube चैनल से जनरल स्टडी के मुद्दे पर लड़कों को गाइड करेंगे, और फ्री में हम उस लड़कों को जहां तक हो सकेगा हम सपोर्ट करेंगे। इसलिए लड़कों से हमारा अनुरोध ये होगा, मतलब फ्री आपका? हाँ, फ्री हमारा रहेगा। जनरल स्टडी के पर हम क्लास लेंगे, तो इसलिए समीर क्लासेज पटना को यूट्यूब पर जा कर के सब्सक्राइब कर लें, ताकि 10-15 दिन के बाद जनरल स्टडी पर जो हम क्लास लें वो आपको मुफ्त में मिल जाए। और अगर वो क्लास कर लेते हैं तो आपके लिए तो हमको लगता है कहीं से प्रश्न छूटने का किसी भी एग्ज़ाम में संभावना ही नहीं बचेगा। तो ये सारा जो है तैयारी का पैटर्न होता है। अब है कि ये बीएसएससी ने जो
नोटिफिकेशन जारी किया वैकेंसी का, तो उसमें हमारा कहना होगा कि लड़के 2-3 बातों पर जो है विशेष ध्यान दें और नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ लें, क्योंकि उसने स्पष्ट कर दिया है, पहला लाइन जो है महत्वपूर्ण, कि जब आप फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपका जो फॉर्म सबमिट होगा उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल आप नहीं करा सकते हैं, करेक्शन नहीं करा सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बात को लड़के शुरुआत में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन बाद में जब गलती कर देते हैं तब उनको लगता है कि हमने कितना ब्लंडर किया। हमारा खुद का अपना अनुभव है, जो पिछला दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, हमारी एक बहुत ही नज़दीकी स्टूडेंट है और वो बहुत नीडी भी है और वो अच्छी स्टूडेंट है। वो लड़की जो है एग्ज़ाम निकाल ली, रिटेन एग्ज़ाम, लेकिन जब उसका जब फिज़िकल का टाइम आया तो तब उसको पता चला कि हमने तो गलत कैटेगरी भर दिया था फॉर्म भरते समय, क्योंकि वो लड़की ओबीसी की थी और जो है फॉर्म उसका फिलअप हो गया था ईबीसी के कैटेगरी का। उसके बाद वो लड़की काफ़ी दौड़ धूप की करेक्शन कराने के लिए, यहाँ तक कि हमसे भी संपर्क की कि सर किसी तरह से हो जाए। हमने भी जय प्रयास किया, कुछ अपने परिचित आईएएस अफसरों से या और आईपीएस अफसरों से कहा कि भाई इसका कुछ मदद कर दीजिए, लेकिन उन लोगों का साफ कहना था कि अब संभव नहीं है। नतीजा है कि वो लड़की मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद भी, अच्छा खासा मार्क्स था उसका, उसके बावजूद भी वो दरोगा बनने से वंचित हो गई। इसलिए हमारा अनुरोध होगा कि कोई भी स्टूडेंट फॉर्म भरें तो वो अपना जो भी उनका बायोडाटा है वो सही भरें, फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद कहीं से कोई करेक्शन नहीं होगा और उसी आधार पर आगे आपका रिजल्ट होगा। कहीं आपने गलत कुछ फिल कर दिया तो जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा उस समय आप पकड़े जाएंगे और आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, रिजल्ट नहीं होगा। पहला तो ये सावधानी बरतें। और दूसरी सावधानी की बात है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो जाएंगे तो वहाँ नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि 150 प्रश्न रहेगा, 150 प्रश्न रहेगा, हर एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। इसका मतलब है कि 150 प्रश्न है तो 600 मार्क्स का वो एग्ज़ाम ले रहा है, तो एक प्रश्न आप सॉल्व करते हैं तो 4 अंक मिलेगा। वहीं पर उसने आगे लिख दिया है नेगेटिव मार्किंग के बारे में कि अगर एक प्रश्न का आपने गलत उत्तर दे दिया तो 1 अंक आपका कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो एग्जामिनेशन हॉल में आप जब प्रश्न सॉल्व करें मतलब 4 गलत करने पर एक सही भी गलत हो हाँ 4 गलत कर दिया तो आपका एक जो सही था वो आपका गलत हो गया। तो इस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो जो सही प्रश्न आपका हो कि भाई इस प्रश्न का उत्तर हम ठीक से जान रहे हैं, उसी को सॉल्व करें। ज़्यादा रिस्क लेने का प्रयास नहीं करें। अगर डाउटफुल क्वेश्चन है तो उसको आप सॉल्व न करें, नहीं तो हो सकता है कि आपको घाटा उठाना पड़े। तो मेरे समझ से ये तरीका अगर लड़का अपनाता है तो आराम से उसका रिजल्ट हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो सबीर सर ने सारी बातें आपको विस्तार से बताई कि कब, किस साल, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए। ये बहुत अहम है ताकि आप अपने आप को उसी तरह से तैयार करें, अपनी रणनीति वैसे ही बनाएं और आपका जो रोड मैप हो वो आपको ये बैकग्राउंड देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि किस सब्जेक्ट पर कितना हमें ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट को नज़रअंदाज कर आप चल सकते हैं। ये सारी अहम बातें, और ख़ासकर जो समीर सर ने आपको बताया कि फॉर्म भरने के समय आप पूरा ध्यान रखें। साथ ही साथ जो ज़्यादातर स्टूडेंट साइबर कैफ़े से फॉर्म भरते हैं वो खुद से एक बार सबमिट करने से पहले सारे अपने जो उनके डाटा हैं, जो उनका नाम है, सारा कुछ चेक कर लें। साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर आप ज़रूर कैरी करें, वो नंबर जो आप उसमें दे रहे हैं, क्योंकि उसी नंबर पर आपको OTP आएगा जिससे कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, क्योंकि 2213 के अभ्यर्थी अभी इस मुश्किल को झेल रहे हैं। बने रहें हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। उसमें कैसा और किस रूप में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पहले उसका अध्ययन कर लें। उसके बाद फिर सेकंड अंतर्गत देखें तो प्राचीन भारत से मात्र 5 राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी पर मजबूत पकड़ लें। उसमें कैसा और किस रूप में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पहले उसका अध्ययन कर लें। उसके बाद फिर सेकंड अंतर्गत देखें तो प्राचीन भारत से मात्र 5 राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी पर मजबूत पकड़ लें। उसमें कैसा और किस रूप में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पहले उसका अध्ययन कर लें। उसके बाद फिर सेकंड अंतर्गत देखें
तो प्राचीन भारत से मात्र 5 राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी पर मजबूत पकड़ लें। उसमें कैसा और किस रूप में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है पहले उसका अध्ययन कर लें, उसके बाद फिर सेकंड अंतर्गत देखें तो प्राचीन भारत से मात्र 5 राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी पर मजबूत पकड़ लें।